हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ कंपनी का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं और लाता रहता हूं टाइम टू टाइम। और मैं दिन की रोज की 2 वीडियो डालता हूं, तो आपको रोज वीडियो मिलती रहेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या काम करती है। देखिए, सबसे पहला डाउट तो ये आता है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का काम भी यही है, मतलब वो भी इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसकी एक और इंश्योरेंस कंपनी क्यों है, इसके पीछे का रीजन जानिए। देखिए, ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक की ही कंपनी नहीं है, ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि इसके ना दूसरी कंपनी का नाम है प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, मतलब आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स, ये दोनों कंपनी एक जॉइंट वेंचर है। इन दोनों को मिला के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म्ड होती है। तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो ये एक अकेले आईसीआईसीआई ग्रुप की कंपनी नहीं है। तो आप इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइए कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी यही काम है और इसका भी यही काम है। देखिए, वो एक आईसीआईसीआई ग्रुप की एक पर्सनल कंपनी है, उसके अंदर कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे प्रूडेंशियल ग्रुप इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस बेचती है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, मतलब जो ग्रुप में खरीदते हैं और अकेले में खरीदते हैं सबको इंश्योरेंस बेचती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तो हमने कंपनी के बारे में जान लिया। अब हमको ये देखना होगा क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसका मैं पी रेशियो देखता हूँ। आप ये देखिए, 66.60 का पीई चल रहा है इसका। तो देखिए, ये तो मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी मैंने लाइफ इंश्योरेंस की वीडियो बनाता हूँ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इन शेयरों को आपको महंगे रेटों पर ही लेना पड़ेगा और ये शेयर आपको कभी भी सस्ते रेटों पर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस वाला धंधा ही ऐसा है कि वो धंधा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि लोग भले मरे या नहीं रहे तो भी वो इंश्योरेंस को जरूर खरीदेंगे। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए लोन लेकर भी इंश्योरेंस करवाएंगे। ऐसा मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों को देखा है, सिर्फ 1-2 लोगों को नहीं देखा है जैसे इंश्योरेंस करवाते हुए। इंश्योरेंस हर फैमिली के अंदर बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए ये एक हर नीडी की जरूरत है। लेकिन तो भी ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आपको सेक्टर के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। ये देखिए आप, 75.60 का इसका पीई निकल कर आता है सेक्टर का, और इसका पीई है 66.60। और यही अगर आप पीबी रेशियो देखोगे, कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो होता है, मतलब जो कंपनी की बुक वैल्यू होती है, उससे कंपनी का मार्केट प्राइस में शेयर कितने महंगा चल रहा है, तो वो निकल कर आता है 9.88 टाइम। देखिए, ये आपको दिखने में ज़्यादा जरूर लगेगा, लेकिन ये शेयर, जिसमें सही बात यही है कि ये शेयर आपको हमेशा महंगे रेटों पर ही मिलेंगे, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। और अगर इसके में बीटा की बात करूं तो इसका बीटा निकल कर आता है 1.25, मतलब 1.25, मतलब इसका बीटा खासा ज्यादा है और ये एक एग्रेसिव स्टॉक है। मतलब अगर मार्केट 10% बढ़ता है तो ये 12% बढ़ेगा, सॉरी 12.5% बढ़ेगा, और अगर मार्केट 10% गिरता है तो ये 12.5% गिरेगा। इसका मतलब ये होता है बीटा का। देखिए, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं बताता है। अब अगर आप कंपनी के मार्केट कैप को देखोगे तो देखिए 71,242 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो कंपनी का मार्केट कैप बता रहा है कि कंपनी का कारोबार खासा ही बड़ा है, और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इतना मार्केट कैप होना एक बहुत बड़ी बात बताता है।
और मेन बात आप ये देखिए डिविडेंड यील्ड, इसकी डिविडेंड यील्ड एकदम नी के बराबर है, सिर्फ 0.16% की डिविडेंड यील्ड है। मतलब अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 0.16% का डिविडेंड हर साल उस प्राइस के ऊपर मिलेगा। सॉरी, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो देखिए डिविडेंड के मामले में शेयर में थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको इसमें फायदा होना है तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन पर ही होगा अलग। लेकिन आप इसको देखिए, इसको आप देखेंगे तो आपको सीधा साफ साफ पता पड़ जाएगा कि कंपनी का धंधा फ्लॉप हो गया। देखिए ये आप ये देखिए 2017 से लेके 2019 तक तो कंपनी ने एकदम बढ़िया परफॉर्म किया, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। और इसमें कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी थोड़ी थोड़ी ओके थी। लेकिन वहां से मेन जो कंपनी का रेवेन्यू होता है, ये जो बड़ी जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है, ये कंपनी के रेवेन्यू जो कंपनी की टॉप लाइन होती है उसको शो कर रही है, वो सीधी आधी हो गई है, मोस्ट ऑलमोस्ट। देखिए अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 21 होना चाहिए लेकिन 22 है। तो आप ये देखिए कंपनी का धंधा लगभग आधा, मतलब 50% का ड्रॉप, मतलब 50% का ड्रॉप कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है 2019 से 20 की अगर मैं बात करूं तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी का मार्केट शेयर एकदम से कम हो गया है। तो इसीलिए ये आपको सेक्टर के मुकाबले सस्ता मिल रहा है और आप इस बात पे थोड़ा गुमराह मत होइए। देखिए जो पी निकलता है वो ईयरली बेसिस पे निकलता है, और अगर कंपनी का जो अर्निंग होगी कंपनी की वो अगर आने वाले समय में, मतलब अगर मार्च 2021 और मतलब जो 2020 से लेके 2021 वाले रिजल्ट होंगे उसमें भी अगर कंपनी की अर्निंग गिर जाती है तो कंपनी का शेयर महंगा हो जाएगा और कंपनी का जो पी रेशियो अभी 66 चल रहा है वो सेक्टर से भी मुकाबले महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये पी रेशियो के हिसाब से इसमें निवेश मत कीजिएगा। लेकिन अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर खासी अट्रैक्टिव है। 73.48% की होल्डिंग इसके अंदर प्रमोटर्स की है। देखिए इसके मेन प्रमोटर्स हैं, एक तो आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है अपना प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी। तो देखिए ये दोनों इसके मेन प्रमोटर्स हैं, मतलब दोनों ज्वाइंट वेंचर हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो 3.86% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास पड़ी है। डीआईआई की इसके अंदर नी के बराबर होल्डिंग है। अगर प्रमोटर्स के बाद किसी की होल्डिंग इसके अंदर है तो वो है एफआईआईज की। देखिए 15.77% की होल्डिंग इसके अंदर एफआईआईज की पड़ी हुई है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उनकी भी 6.16% की होल्डिंग्स ही है। तो देखिए मेन मोटी मोटी 90% की होल्डिंग तो प्रमोटर्स और एफआईआई के पास ही पड़ी हुई है, बाकी 10% होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई है। देखिए अगर प्रमोटर की होल्डिंग इतनी ज्यादा है तो एक तरीके से थोड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी के नजरिए से देखा जाए तो। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए 74.98% पिछले साल के जून में कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग थी और इस बार वो हो गई है 73.48%। मतलब 1.5% का चेक कम हुआ है कंपनी के प्रमोटर्स का। देखिए 1.5% भी बहुत ज्यादा होता है। देखिए अगर 70,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है तो आप उसका 1.5% निकाल के देख लीजिए तो कितना ज्यादा होता है, आप ये सोचिए। तो इसीलिए ये इतना स्टेक भी कम होना थोड़ी दिक्कत को पैदा करता है। और मेन बात ये है कि कंपनी का धंधा भी साथ में फ्लॉप हुआ है और एक तरीके से बिल्कुल ही आधा हो गया है। अब मैं आपको कंपनी की टोटल इनकम को सही तरीके से समझाता हूँ। ये जो डेटा है ये इस साल का डेटा है, मतलब मार्च 2020 से सितंबर 2020 का, मतलब 3 क्वार्टर्स का ये डेटा है। अब ये देखिए ये जो पिछले साल की बात थी वहां पे बात खत्म नहीं हुई। अब ये देखिए 987 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू, मतलब जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो मार्च 2020 में 987 करोड़ थी। फिर उसके बाद आप डाउनफॉल देखिए 774 करोड़ का। देखिए जो टेबल मैंने आपको पहले बताया था ना वो सिर्फ मार्च 2020 तक का था, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस का था। और ये जो डेटा है ना ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए इस क्वार्टर में भी कंपनी का डाउनफॉल रहा और उसके बाद फिर से कंपनी की टोटल इनकम में गिरावट हुई है। तो देखिए
ये जो कंपनी का जो शेयर है जो आपको पीई के मुकाबले आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन वो है नहीं सस्ता एक्चुअली, क्योंकि अगर जो ईयरली बेसिस पे जो अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है, क्योंकि अब आने वाले समय में जो कंपनी जिस तरीके से पिछले 3 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी की अर्निंग पिछले साल से भी और गिरेगी और उसके चलते कंपनी का शेयर सेक्टर के मुकाबले भी महंगा हो जाएगा। और आप कंपनी के मुनाफे को देखोगे तो आप ये देखिए, ऑल्दो कंपनी का मुनाफा तो जरूर बढ़ रहा है, 178 के बाद 286 करोड़, फिर उसके बाद 302 करोड़। देखिए इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है आप ये देखिए, कंपनी के एक्सपेंसेस भी आधे हो गए, लेकिन अभी देखिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से सारे ऑफिस बंद पड़े, सारा काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उसके चलते कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और अभी आजकल इतना कंपनी का एक्सपेंस भी नहीं हो रहा है। देखिए बाकी अगर नॉर्मल ऑफिस वगैरह चलता है तो उस पर लाइट बिल वगैरह वो सब का एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, अभी कंपनी का वो सेव हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से। लेकिन मेन परफॉर्मेंस हमको कंपनी के सेल्स पे देखना चाहिए। कंपनी की सेल्स हर साल कम हो रही है और हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए वही ज़रूरी होता है। एट दी एंड कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है हमको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन कंपनी की सेल्स अगर गिर रही है तो वो बिजनेस के डाउनफॉल को शो कर रहा है। अब आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप इसमें भी देखिए दिक्कत वाली बात है, पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी गिरावट हो रही है। अब अर्निंग पर शेयर जो पी रेशियो होता है वो अर्निंग पर शेयर से निकलता है और जो अर्निंग पर शेयर होता है वो कंपनी के मुनाफे से निकलता है, नेट प्रॉफिट से। तो देखिए अगर नेट प्रॉफिट से भी कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो इसमें हर साल गिरावट दिखने को मिल रही है। अब अगले साल फिर से गिरावट होगी तो कंपनी कंपटीशन वाले जो इसके कंपटीटर्स हैं उसके मुकाबले इसका शेयर महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो इसमें भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, हर साल नी के बराबर कंपनी की बुक वैल्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी के एसेट भी इतने अच्छे तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं अगर पिछले 3 साल के डेटा की बात की जाए तो। अब अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो आप ये देखिए पिछले 3 साल से कंपनी ने डिविडेंड भी कम दिया है। अब देखिए 2018 में 7.80 रुपीज़ का कंपनी डिविडेंड देती थी, फिर उसके बाद में सीधा 3.15 रुपीज़ हो गया, मतलब डिविडेंड सीधा आधा कर दिया। और इस बार तो मतलब शेयर होल्डर को मजाक ही, मतलब शेयर होल्डर्स को तो मजाक ही लगा होगा क्योंकि सिर्फ 0.8 रुपीज़ का डिविडेंड एक शेयर के ऊपर। तो ये कंपनी का डिविडेंड भी हर साल गिर रहा है, तो ये सारी दिक्कतें पैदा करता है कंपनी के लिए। अब आप कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पे नजर डालेंगे तो ऑल्दो है बढ़िया, अभी भी 40% ये है, तो ये है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप इसको पिछले 2 साल के डेटा से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही बेकार लगेगा। देखिए 26% का यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिला, फिर यहाँ से सीधा 27% का कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखिए ये साफ साफ कंपनी के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, ये बता रहा है कि कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है, मार्केट में कंपनी कंपटीशन से नहीं गुजर पा रही है, कंपनी कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही है। अब अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो वो दोनों सेम ही है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी सेम ही और ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी सेम ही है। अब अगर कंपनी के मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ऑल्दो इसमें आप देखिए 40% है बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल के मुकाबले इसमें भी गिरावट है, ये दिक्कत वाली बात है। देखिए ये भी मार्जिन परसेंटेज एकदम बढ़िया है, क्योंकि अगर कंपनी 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 100 रुपये का इंश्योरेंस बेच रही है तो उसके ऊपर 40 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मार्जिन परसेंटेज है बढ़िया है। लेकिन पिछले 3 साल से इतनी गिरावट होना ये थोड़ी दिक्कत वाली बात को पैदा कर देता है। अब आप ये देखिए पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में भी गिरावट देखने को मिली है। वैसे मेरा जो पैरामीटर है उसके अंदर मैं 20% के रिटर्न ऑन इक्विटी को एकदम बढ़िया मानता हूँ। तो देखिए 2018 में कंपनी का 23% था, तब एकदम बढ़िया कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी था। फिर उसके बाद में 7% का डिक्लाइन देखने को मिला कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज के अंदर। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, फिर यहाँ से सीधा 2% का डाउनफॉल या फिर डिक्लाइन वापिस से कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में देखने को मिला।
अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो कंपनी का आरओसी भी हर साल गिर रहा है, 1.17 से सीधा 0.72 हो गया, फिर वापस सीधा 0.69 हो गया। तो देखिए कंपनी के आरओसी में दिक्कत बता रही, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी दिक्कतों से गुजर रहा है। देखिए अगर कंपनी अपनी कैपिटल, उसकी हर साल कैपिटल बढ़ रही है, कंपनी की टोटल कैपिटल हर साल बढ़ रही है, कंपनी की इक्विटी हर साल बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा कम हो रहा है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है और ये कंपनी के लिए दिक्कतें पैदा कर देता है। तो ये अगर, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो साफ साफ ये बता रही थी, क्योंकि कंपनी की अगर सेल्स हर साल कम होगी उसका रीजन यही है कि कंपनी का मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, कंपनी कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही है। और अगर मैं कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो 1.14 से 0.69 और उसके बाद ये 0.68 हो गया। तो देखिए ये तीनों रेशियो ये बता रहे हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले 3 साल से लगातार कम हो रही है और ये कंपनी के लिए बहुत ही बुरी बात है। लेकिन अगर आप कंपनी के करंट रेशियो को देखेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि अब 2018 में कंपनी का जो करंट रेशियो था वो था 0.79, फिर उसके बाद में 0.91, फिर उसके बाद में अभी 1.15 हो गया। देखिए वैसे तो करंट रेशियो 1 से ऊपर होता है तो एकदम बढ़िया माना जाता है, क्योंकि उस समय कंपनी को अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने में कंपनी को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो इस वक्त कंपनी का जो करंट रेशियो है और जो कंपनी का क्विक रेशियो है वो दोनों ही 1 से ऊपर है। तो ये बता रहा है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन तो अभी एकदम बढ़िया है और कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 2 साल में दिक्कतें थी, लेकिन हम प्रेजेंट को देख रहे हैं और प्रेजेंट में कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को लेके कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। अब आप इसको देखेंगे तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो बिल्कुल है ही नहीं है, मतलब जो कंपनी है पूरी वो डेट फ्री है, पूरी इक्विटी के ऊपर कंपनी चलती है और पूरा कारोबार कंपनी के ओनर्स के पैसों पे चलता है, मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उसका ही पैसा कंपनी लगाती है, उसके अलावा कोई और फंडिंग कंपनी के अंदर नहीं है। देखिए कोई शॉर्ट टर्म फंड हो सकता है, कंपनी बाई चांस बैंक ओवरड्राफ्ट वो ले सकती है, लेकिन डेट के अंदर लॉन्ग टर्म फंड जाते हैं, मतलब जो कंपनी को 1 साल से ज़्यादा जो लोन कंपनी 1 साल से ज़्यादा के लिए लेती है वो लोन्स आते हैं डेट के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स करंट रेशियोज, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। तो देखिए कंपनी की जो डेट है, कंपनी का जो डेट है वो तो एकदम नी के बराबर है। देखिए कंपनी के जो पूरे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का सब सही है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक एक चीज कंपनी की एकदम परफेक्ट है। बस एक चीज है जिसकी वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये थोड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के कंटिन्यूसली रेवेन्यूज का कम होना, कंपनी के कंटिन्यूसली सेल्स का कम होना ये दिक्कतों को पैदा कर देता है। ये बता रहा है कि कंपनी का मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। तो ये धीरे धीरे ये बातें जब मार्केट में निकलेंगी तभी शेयर में भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है, भले ही ये डेट फ्री क्यों ना हो। अब देखिए ये डेट फ्री है तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की तो बात बनती नहीं है, क्योंकि जो कंपनी डेट फ्री होती है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं देखा जाता है। अब आप देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जो कि 496.15 रुपीज पे क्लोज हुआ और पिछली क्लोजिंग में इस शेयर में लगभग 2.5% की तेजी, लगभग 2.5% की तेजी शेयर में देखने को मिली है। अगर इस शेयर का मैं ऑल टाइम हाई देखूं, मतलब पिछले उस दिन का हाई में अगर देखूं तो 508 का हाई इसने उस दिन बनाया था। तो देखिए हाई से भी लगभग ये 2% डिस्काउंट पे ये लिस्ट मतलब है ना क्लोज हुआ था। अब देखिए पहले मेरी बात सुनिए आप। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहले इसका कारोबार एकदम बढ़िया था, लेकिन अभी धीरे धीरे जिस तरीके से इसका मार्केट शेयर कम हो रहा है और हमने इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे उसमें भी दिक्कतें नजर आ रही थी। और अब धीरे धीरे इसमें और अगर रेवेन्यूज इसके कम होते रहते, कंपनी की सेल्स अगर कम होती रहती है तो आपको इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरे ख्याल से ये शेयर आने वाले 3-4 महीने में 400 रुपये तक आ सकता है।
देखिए, ये एक लाइफ इंश्योरेंस का धंधा, तो इसके अंदर कंपनी कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ करके वापस मार्केट में आने की ट्राई जरूर करेगी। तो मेरे ख्याल से अब आने वाले अगर 2 क्वार्टर्स में अगर कंपनी के रिजल्ट्स और बेकार आते हैं तो ये शेयर आपको आराम से 400 रुपये की रेटों पर मिलेगा, और मेरे ख्याल से 400 रुपये पे ही इसको बाय करना चाहिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसको 400 रुपये तक का वेट करना चाहिए। लेकिन आप इसमें सोच रहे हैं कि आपको इसमें एक बढ़िया रिटर्न मिले, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको मिनिमम 5 ईयर्स का होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 400 रुपये का शेयर मेरे ख्याल से फ्यूचर में 5 साल बाद आराम से 1500 रुपये का हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, आप है ना पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लिया करें, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा ओपिनियन बताता हूँ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि आप ये कर सकते हैं, आपको उसको करना नहीं है। डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन लेना है, उससे पूछताछ करनी है कि मैं इसमें पैसा डालूँ कि नहीं डालूँ। तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले। और रही बात आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की, अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो 400 रुपये पे इसका फर्स्ट बाय बनता है, और मेरे ख्याल से आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी इसके रिजल्ट थोड़े से पुअर आएंगे, तो आपके लिए ये 400 पे बाय बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और देखिए, ये शेयर अगर 400 रुपये पे जाता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बनता है। मेरे ख्याल से उस प्राइस पे ये एकदम बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो अगर आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।